Welcome to A Topper's Villa. हेलो टॉपर्स। आज की इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं बायोलॉजी का क्रैश कोर्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस सेशन में हम लोग मेनली देखने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स को, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स के बारे में, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और उसके बाद डेफिशिएंसी डिजीजेस एंड विटामिन। इन सारी चीजों के बारे में हम लोग देखने वाले हैं। सो बायोलॉजी, व्हाट इज बायोलॉजी? Biology is the branch of science that deals with the study of life. Here, bio is derived from the Greek word bios, which means life. And this logy is derived from the Greek word logos, which means to study. Now, there are two parts of the biology. One is zoology and other is botany. So, in zoology, we deal with the study of animals. And in botany, we deal with the study of plants. नाउ यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग नोट कर सकते हैं कि फादर ऑफ बायोलॉजी किसे बोलते हैं, तो वो है हमारे एरिस्टोटल। और फादर ऑफ जूलॉजी भी एरिस्टोटल है। नाउ द फादर ऑफ बॉटनी, ये है थियोफ्रास्टस। सो लेट अस स्टार्ट विद द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो हमारे सामने ऑर्गेनिज्म की क्लासिफिकेशन के तौर पे सबसे पहले अरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन रखी गई थी। तो ये है सबसे अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन। तो इसमें जो ऑर्गेनिजम्स को क्लासिफाई किया गया था वो दो पार्ट्स में किया गया था, एक प्लांट्स और एक एनिमल्स। तो प्लांट्स में हमारे रखे गए थे ट्रीज, फिर श्रब्स और उसके बाद हर्ब्स। तो ये जो श्रब्स होते हैं वो वुडी प्लांट्स होते हैं जो ट्रीज से स्मॉलर होते हैं, और ये जो हर्ब्स होते हैं वो स्मॉल सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है। और एनिमल की बात करें तो एनिमल क्लासिफाइड थे दो पार्ट्स में, एक हैविंग रेड ब्लड, एक नॉट हैविंग रेड ब्लड। तो ये जो एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन थी उसमें यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, फोटोसिंथेटिक एंड नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स, इन सारों के बीच में कोई डिफरेंस या कोई डिस्टिंग्विशमेंट नहीं पेश किया गया था। तो ये इस टू किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन की ड्रॉबैक थी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। दिस क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय आर.एच. विटेकर in 1969। तो इस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में सबसे पहले किंगडम मोनेरा को रखा गया था। तो इस मोनेरा का सेल टाइप प्रोकैरियोटिक होता था और इसका सेल वॉल नॉन सेल्यूलोजिक होता था, मींस उसमें सेल्यूलोज नहीं पाए जाते थे। और अगर बात करें हम लोग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की तो वो एब्सेंट होती थी। बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता था मोनेरा में वो सेलुलर होता था। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें तो वो ऑटोट्रॉफिक और हिटरोट्रॉफिक होते थे, मींस इधर वो फूड खुद से प्रिपेयर कर सकते थे या वो फूड के लिए डिपेंडेंट होते थे। नाउ सेकंड क्लासिफिकेशन रखी गई थी प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा में सेल टाइप यूकैरियोटिक थे। यहां सेल वॉल कुछ ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन यहां भी सेल्यूलर होता है, और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहां भी ऑटोट्रॉफिक एंड हेटरोट्रॉफिक होता है। और आप देखो मोनेरा, तो मोनेरा में एग्जांपल होता है बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। इस ब्लू ग्रीन एल्गी को हम लोग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद माइकोप्लाज्मा, एनाबीना, ये सारे मोनेरा के एग्जाम्पल हैं। और अगर हम देखें प्रोटिस्टा को तो इसके एग्जाम्पल है यूनिसेल्युलर एल्गी, डायटम्स, प्रोटोजोन्स,
पैरामीशियम, यूग्लिना, ये सारे प्रोटिस्टा के एग्जाम्पल हैं। इस यूग्लिना को हम लोग कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द प्लांट्स एंड एनिमल्स भी बोलते हैं। नाउ द थर्ड क्लासिफिकेशन इज फंजाई। तो फंजाई जो है इसका भी सेल टाइप यूकैरियोटिक होता है। इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होते हैं लेकिन विदाउट सेल्यूलोज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है और इसमें बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मल्टी सेल्यूलर होता है। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ फंजाई में हेटरोट्रॉफिक होता है। मींस हेटरोट्रॉपिक में या तो सैप्रोफाइटिक या फिर पैरासिटिक। तो अगर हम लोग फंजाई के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो एग्जाम्पल में होते हैं हमारे पास ईस्ट, जिसमें सैक्रोमाइसिस भी आते हैं। उसके बाद मोल्ड्स जो पेनिसिलियम में पाए जाते हैं। उसके बाद मशरूम्स जिसको एगेरिकस भी बोलते हैं। सो ये सब एग्जाम्पल है फंजाई के। नाउ इसके बाद फोर्थ क्लासिफिकेशन है प्लांटी। ये प्लांट किंगडम को बोला जाता है। तो इसमें सबसे पहले जो सेल टाइप होता है वो होता है यूकैरियोटिक। यहां भी सेल वॉल प्रेजेंट होता है लेकिन विथ सेल्यूलोज। यहाँ के सेल वॉल में सेल्यूलोज होता है। और इसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता है। इस किंगडम का जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू या ऑर्गन लेवल पे होता है, मतलब फुली डेवलप्ड बॉडी होते हैं। और यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो होता है वो कंप्लीटली ऑटोट्रॉफिक होता है। और ऑटोट्रॉपिक भी कैसा, तो वो फोटोसिंथेटिक। और अगर डिटेल में जाएं तो इस किंगडम को क्लासिफाई कर सकते हैं हम लोग फर्दर दो और टाइप्स में। वो दो टाइप्स हैं क्रिप्टोगैमी और फिर फैनरोगैमी। तो क्रिप्टोगैमी को भी फर्दर हम लोग तीन टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक थैलोफाइटा, दूसरा बायोफाइटा, तीसरा टेरिडोफाइटा। और फैनरोगैमी को भी फर्दर दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है जिम्नोस्पर्म और एक होता है एंजियोस्पर्म। अगर हम लोग और डिटेल में जाएं तो इसको फर्दर तीन और टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है क्लोरोफाइसी, दूसरा फियोफाइसी, दूसरा रोडोफाइसी। और ब्रायोफाइटा में हमारे पास होता है लिवरवर्ट्स एंड मॉसेस। और टेरिडोफाइटा जो होता है उसमें 4 मोर टाइप्स होते हैं, साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फेनोप्सिडा एंड टेरोप्सिडा। सो इतना डिटेल में अभी हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले हम लोग बस इस क्रिप्टोगैमी को समझ लेते हैं। क्रिप्टोगैमी जो होता है वो वैसे प्लांट्स होते हैं जिसमें सीड्स और फ्लावर नहीं होते, मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स इनविजिबल होते हैं। लेकिन ये जो फैनरोगैमी होता है, फैनरोगैमी में सीड्स एंड फ्लावर्स होते हैं, मतलब कि सेक्स ऑर्गन्स विजिबल होते हैं। और ये जो जिम्नोस्पर्म होता है ये भी फर्दर 3 मोर टाइप्स में क्लासिफाइड होते हैं, जो होता है साइकोडॉप्सिडा, कॉनिफेरॉप्सिडा एंड नेटोप्सिडा। और वैसे ही एंजियोस्पर्म्स को भी फर्दर 2 मोर टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है, डाइकोटिलेडन्स एंड मोनोकोटिलेडन्स। तो चूंकि ये फिलहाल एक क्रैश कोर्स है तो इतना डिटेल हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब हम लोग अगले किंगडम को स्टार्ट करते हैं। सो नेक्स्ट किंगडम इज एनिमलिया, विच मीन्स द एनिमल किंगडम। सो यहाँ पे सेल टाइप जो होता है वो यूकैरियोटिक होता है। और यहाँ पे एक नोट करने वाली पॉइंट है कि सेल वॉल जो होता है वो एब्सेंट होता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन यहां भी प्रेजेंट होता है। और आप देखो तो यहाँ पे बॉडी ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो टिश्यू, ऑर्गन या फिर ऑर्गन सिस्टम लेवल पे बेस्ड होता है।
और मोड ऑफ न्यूट्रिशन यहाँ मेनली हेट्रोट्रॉफिक होता है। और हेट्रोट्रॉफिक में कैसा, तो वो होलोजोइक या सैप्रोफाइटिक नेचर का। और इस किंगडम का भी क्लासिफिकेशन हम लोग देखें तो ये बहुत सारे टाइप्स में होता है, जैसे कि पॉरीफेरा, सेलेंट्राटा, प्लैटीहेलमिन्थस, एसिलमिन्थस, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्माटा, कोडाटा, वर्टेब्राटा, से बहुत सारे क्लासिफिकेशन होते हैं इसमें भी। तो यहाँ पे भी हमें उतने ज्यादा डिटेल में जाने की कोई जरूरत नहीं है। क्लासिफिकेशंस हैं जैसे कि एनालिडा, तो इसका एग्जांपल होता है अर्थवॉर्म। आप एक और टाइप ले सकते हो आर्थ्रोपोडा, इसको की लार्जेस्ट फाइलम बोला गया इस किंगडम का, और इसका एग्जांपल होता है प्रॉन्स, बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, आप देखोगे जो घर में मक्खियां होती है, उसके बाद स्कॉर्पियंस, क्रैब्स, तो ये सारे आर्थ्रोपोडा के एग्जांपल होते हैं। और आप देखोगे ये एक लार्जेस्ट फाइलम है, आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट फाइलम है। और एक सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है जो कि मोलस्का, इसके बारे में भी आप देख सकते हो, मोलस्का जो है सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है, और इसके एग्जांपल होते हैं स्नेल्स। तो एक और इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन वर्टेब्राटा है, जो कि वैसे एनिमल्स को बोलते हैं जिसमें वर्टेब्रल कॉलम्स हो, मतलब कि जिसमें ट्रू वर्टेब्रल कॉलम्स और ट्रू स्केलेटन होने चाहिए। तो ये जो वर्टेब्राटा एनिमल्स होते हैं वो बाइलैटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं और सेगमेंटेड होते हैं। तो ऐसे इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं, लेकिन ये जान सकते हैं कि इसका एक टाइप होता है मैमेलिया, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और इसमें ह्यूमंस को रखा गया है। इसमें रैट, बैट, वेल, ये सारे ऑर्गेनिजम्स भी आते हैं। तो इसी वर्टेब्राटा में आपके सामने बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे कि साइक्लोस्टोमेटा, फिशेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एब्स, एटसेट्रा। यहाँ इस 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में हमने बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स को देखा, बहुत सारे क्लासिफिकेशन को देखा। तो इस सारे एनिमल्स का नोमेनक्लेचर भी रखा जाता है। तो इस नोमेनक्लेचर के कंट्रीब्यूटर हैं कैरोलस लिनियस, जिन्होंने सारे एनिमल्स को एक साइंटिफिक नोमेनक्लेचर प्रोवाइड करने का बेस रखा था। जैसा कि ह्यूमंस को होमो सेपियंस बोलते हैं, मैंगो को मैंगीफेरा इंडिका बोलते हैं, पोटैटो को सोलेनम ट्यूबरसम बोलते हैं, टोमेटो को सोलेनम लाइकोपैसिकम बोलते हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो अभी हम लोगों ने मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को तो देखा ही, फिर हेटरोट्रॉफिक भी हमें पता है, लेकिन एक और मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जो कि सैप्रोट्रॉफिक होता है। तो इस मोड ऑफ न्यूट्रिशन में ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं फ्रॉम द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जैसे कि ये हमारे सामने फंजाई होता है, तो फंजाई जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स लेते हैं किसी भी ब्रेड से, देखते हैं किसी ब्रेड में फंजाई लग जाती है, या फिर पिकल से किसी क्लॉथ्स पे आ जाए फंजाई, तो ये सैप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, जिसमें फंजाई को न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से मिलता है। जैसे मशरूम्स भी हैं, तो उन्हें न्यूट्रिशन डेड एंड डिकेइंग मैटर से ही मिलता है। अभी आपके सामने ये 2 इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं। एक है कैस्कटा, जिसको कि हम लोग अमर बेल भी बोलते हैं। तो ये एक तरह का पैरासिटिक प्लांट है जो कि हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन यूज करता है। तो इस प्लांट की खासियत ये है कि ये किसी होस्ट प्लांट पे क्लाइंब करता है, कुछ इस तरीके से। तो ऐसा ही एक सिमिलर इंटरेस्टिंग एग्जांपल है इस पिचर प्लांट का। तो ये एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है जो कि इंसेक्ट्स को ट्रैप करता है। अब हम लोग सिम्बायोसिस रिलेशनशिप के बारे में देखने वाले हैं। तो सिम्बायोसिस रिलेशनशिप क्या होता है, तो ये देखिए जो प्लांट्स हैं, ये प्लांट्स के रूट्स हैं, तो इस पे जो फंजाई, कुछ फंजाई स्पेशल टाइप्स के रहते हैं, तो वो एक रिलेशन फॉर्म करते हैं जिसको कि हम लोग बोलते हैं सिम्बायोसिस या सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और एक लाइकेंस भी होता है जो कि एल्गा प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। तो लाइकेंस जो होता है वो एल्गा प्लस फंगस का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सिम्बायोसिस रिलेशनशिप और लाइकेंस काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं।
तो इसके पीछे का लॉजिक मैं आपको बता दूं कि जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं। तो ये जो क्रॉप प्लांट्स होते हैं वो बहुत ज्यादा मात्रा में नाइट्रोजन को अब्जॉर्ब करते हैं। तो चूंकि नाइट्रोजन बहुत ज्यादा मात्रा में ऑब्जॉर्व करना होता है इन क्रॉप प्लांट्स को, तो सॉइल जो होता है उसके पीछे का वो नाइट्रोजन डेफिशिएंट हो जाता है, उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि तो ये जो प्लांट्स होते हैं वो तो एयर से केवल CO2 ले पाते हैं, तो नाइट्रोजन की कमी, नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है वो कहाँ से पूरा करेंगे। तो यहाँ पे जो फंजाई होता है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करता है। तो ये जो नाइट्रोजन रिक्वायर्ड होता है वो इन प्लांट्स को सॉल्युबल फॉर्म में रिक्वायर्ड होता है। नाइट्रोजन इज रिक्वायर्ड इन द सॉल्युबल फॉर्म। तो आपने देखा होगा कि इसी सॉल्युबल फॉर्म में नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फर्टिलाइजर्स और मैन्युअल्स को ऐड करते हैं सॉइल में, ताकि सॉइल जो है वो सॉइल में जो है नाइट्रोजन डिफिशियंसी ना हो, एक नाइट्रोजन सॉल्युबल फॉर्म में बना रहे। तो इसीलिए फंजाई भी जो होते हैं एक सिम्बायोसिस रिलेशनशिप है, जहां पे इस फंजाई को भी एक रहने के लिए होस्ट मिला है, और जो क्रॉप प्लांट है क्रॉप प्लांट को भी एक नाइट्रोजन डिफिशियंसी से छुटकारा मिल रहा है, मतलब उसे नाइट्रोजन एक अबंडेंट क्वांटिटी में मिल रहा है, जिससे प्लांट्स भी बेनिफिटेड है और ये फंजाई भी बेनिफिटेड है क्योंकि इसे रहने के लिए एक होस्ट मिल रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि ग्राम और पीस जो होते हैं, मटर और दाल के जो पौधे होते हैं, उनमें ऐसे फंजाई सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में देखने मिल जाते हैं, जो कि प्रोवाइड करते हैं इन प्लांट्स को, क्रॉप प्लांट्स को नाइट्रोजन। ओके, आई होप यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और ये जो लाइकेंस है अलगा प्लस फंगस का एक रिलेशनशिप है, जिसमें कि ये लाइकेंस एक गुड इंडिकेटर है एयर पॉल्यूशन का भी, ये एयर पॉल्यूशन का एक अच्छा इंडिकेटर है। ओके, तो ये इंडिकेटर कैसे है, जो एरिया हमारा क्लीन होता है उस एरिया में काफी अबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है लाइकेंस। सो हम लोग उससे इंटरप्रेट कर सकते हैं कि वो एरिया, वहां उस एरिया का एयर काफी क्लीन है। ओके, सो दिस लाइकेंस आर अ गुड इंडिकेटर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। नाउ लेट अस सी अ स्मॉल सब यूनिट दैट इज वायरस। तो वायरस क्या होता है, वायरस इज अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच इज फाउंड इन द फॉर्म ऑफ पैरासाइट इन द लिविंग सेल्स ऑफ द ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में एज अ पैरासाइट पाया जाता है, और इसे हम लोग खुली आंखों से देख नहीं सकते, इसे देखने के लिए हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखें तो इस वायरसेस में जो सेल्यूलर लेवल होता है, जो सेल्यूलर लेवल का कंपोजिशन होता है वो बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, और न्यूक्लियर कंपोनेंट की बात करें तो इसमें या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। तो वायरस सिंपली एक न्यूक्लियो प्रोटीन होता है, जिसमें कि एक जेनेटिक मटेरियल होता है। जेनेटिक मटेरियल आपको पता है कि या तो DNA हो सकता है या तो RNA हो सकता है, दोनों कभी नहीं हो सकता है। और एक इन्वेलप होता है प्रोटीन कोट का, प्रोटीन कोट का एक इन्वेलप होता है जो कि कैप्सिड कहा जाता है, कैप्सिड। तो ये जो कैप्सिड होता है वो बना होता है स्मॉल सब यूनिट्स ऑफ कैप्सोमियर्स से, जो कि प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड्स होता है। नाउ जो वायरसेस होते हैं वो अलग अलग टाइप्स हो सकते हैं, जैसे कि प्लांट वायरसेस एंड एनिमल वायरसेस। तो प्लांट वायरसेस को देखो तो प्लांट वायरसेस जो होते हैं वो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो होते हैं न्यूक्लिक एसिड ऑफ RNA होते हैं, न्यूक्लिक एसिड ऑफ RNA। तो प्लांट वायरसेस का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जांपल है TMV, टोबैको मोज़ेक वायरस। तो ये जो होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है, TMV जो होता है वो बैक्टीरिया से भी छोटा होता है। एक और होता है YMV, येलो मोज़ेक वायरस। तो ऐसे ऐसे प्लांट वायरसेस में बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि पोटैटो मोज़ेक वायरसेस, बनाना बंची टॉप वायरसेस, टोमेटो लीफ कर्ल वायरस। तो ऐसे बहुत सारे वायरस होते हैं जो प्लांट्स को इन्फेक्ट करते हैं। तो वैसे ही एनिमल वायरसेस भी होते हैं जो कि न्यूक्लिक एसिड ऑफ RNA और DNA होते हैं, और इनका शेप यूजुअली स्फेरिकल होता है। ओके, ये जो शेप होता है जनरली स्फेरिकल होता है एनिमल वायरसेस का। एनिमल वायरसेस में आप देखोगे तो बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, जैसे कि इन्फ्लुएंजा, बैक्टीरियोफेज, मम्प्स, ये सारे एनिमल वायरसेस होते हैं।
तो वायरसेस की एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि उनमें लिविंग और नॉन लिविंग दोनों प्रॉपर्टी मौजूद होते हैं। तो आपको नाम सुन के ये लगता हो कि वायरसेस जो होते हैं वो काफी हानिकारक होते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। वायरसेस जो होते हैं एक एडवांटेजेस भी हो सकते हैं और एक डिसएडवांटेजेस भी हो सकते हैं। तो आपको वायरसेस के एडवांटेजेस के बारे में बताऊं तो ये जो होता है, चूंकि वायरसेस में बोथ लिविंग और नॉन लिविंग कैरेक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, तो वायरस को हम लोग बायोटेक्नोलॉजी के स्टडी के लिए भी यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, ओके। और बैक्टीरियोफेज वायरस जो होता है, आप यहाँ पर देख पा रहे हो, जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है उसको हम लोग एक वाटर प्रिजर्वेटर की तरह भी यूज करते हैं, क्योंकि उसके प्रेजेंस से जो पानी होता है वो सड़ता नहीं है और वो काफी ताजा बना रहता है। तो ये कुछ वायरसेस के एडवांटेजेस थे। और डिसएडवांटेज देखें तो वो, तो डिसएडवांटेज तो सबको पता है वायरसेस के, कि वो जो प्लांट्स में, एनिमल्स में डिजीज जो होते हैं, रोग फैलाने का काम ये वायरस ही करते हैं। तो वायरसेस के द्वारा फैलाए गए वेरियस डिजीज जो होते हैं वो हम लोग आगे, तो अभी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स को। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल्स का 5 स्टेप्स होता है। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा इंजेशन। ओके, तो इंजेशन क्या होता है? तो इंजेशन इज द प्रोसेस बाय विच फूड पार्टिकल्स आर कंज्यूम्ड बाय द माउथ। हम लोग जो इनटेक करते हैं फूड का माउथ के थ्रू, वो इंजेशन कहलाता है। सेकंड जो होता है तो वो होता है डाइजेशन। ओके, फूड का पचाना, डाइजेशन, दिस इज द सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है ऑब्जॉर्प्शन। तो एब्जॉर्प्शन में क्या होता है कि हम लोग जो फूड कंज्यूम करते हैं वो ब्लड स्ट्रीम में ऑब्जॉर्ब होता है और वो सेल्स के थ्रू यूटिलाइज किया जाता है फॉर ऑब्टेनिंग द एनर्जी। नाउ फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। So assimilation is the process by which digested food particles are transported to different cells for their growth and repair. ये जो digested food particles होते हैं वो different cells में ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं ताकि उनका ग्रोथ, उनका रिपेयर हो सके। और उसके बाद जो लास्ट स्टेप आता है उसे बोलते हैं इजेशन। So ejection is the method of simply expelling the waste generated by the body via excretion. Okay, now let us see this part. The first step is carried out via the mouth, that is called the ingestion. Ingestion में माउथ के थ्रू फर्स्ट स्टेप होता है, जो कि हम लोग सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट होता है यहाँ पे कि आपको टीथ का नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा टीथ कहाँ होता है। तो सबसे पहले जो आगे वाले टीथ होते हैं उन्हें इंसीजर बोला जाता है। उसके बाद ये जो नुकीले वाले दांत होते हैं उन्हें कैनाइन्स बोलते हैं। उसके बाद आप देखो तो फिर 2 और मोटे दांत आते हैं, उन्हें हम लोग प्री मोलर्स बोलते हैं। और सबसे अंतिम वाले जो दांत होते हैं उन्हें मोलर्स बोलते हैं, जो कि एडल्ट्स में पाए जाते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखें तो ये ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का एक स्कीमेटिक डायग्राम है। तो दिस इज लीवर एंड दिस इज स्टमक। यहाँ पे ये जो फूड पाइप है उसे हम लोग ओसोफेगस बोलते हैं। और आप इस फिगर में देख सकते हैं दिस इज पैनक्रियाज, जिसमें कि पैनक्रियाटिक डक्ट भी होता है और एक छोटा सा ग्रीनिश कलर का गॉल ब्लाडर भी होता है, ठीक है। और ये सारे पार्ट्स को हम लोग देखने वाले हैं, उसके सारे फंक्शंस को देखने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपके पास स्टमक होता है, ठीक है। तो स्टमक जो होता है वो एक जे शेप्ड ऑर्गन होता है। तो स्टमक को हम लोग बोलते हैं इट इज द वाइडेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये सबसे वाइडेस्ट पार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल का। और इसका इनर लाइनिंग जो होता है, स्टमक का इनर लाइनिंग जो होता है वो सिक्रीट करता है HCl, ठीक है। और केवल HCl ही नहीं, ये सिक्रीट करता है म्यूकस भी और अदर डाइजेस्टिव जूसेस भी। मतलब जो इनर लाइनिंग होता है वो म्यूकस, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूसेस को सिक्रीट करता है। तो आप बोलोगे अब स्टमक में HCl का क्या काम है? तो HCl जो होता है वो जो फूड हम लोग इनटेक करते हैं उसके थ्रू कुछ बैक्टीरिया आ जाता है, तो उसको किल करने में HCl काफी हेल्पफुल होता है। और जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो बहुत तरह के होते हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक जूस हमारा होता है वो स्टमक वाल से सिक्रीट होता है, ठीक है। उस गैस्ट्रिक जूस में हमारे पास होता है HCl, वो तो हम पहले देख चुके हैं। पेप्सिन एंजाइम होता है और म्यूकस भी होता है, ये भी हम लोग पहले देख चुके हैं। तो आपसे ये अगर पूछा जाए कि इस पेप्सिन एंजाइम का क्या काम है, ये पेप्सिन एंजाइम आखिर क्या करता है, तो ये पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है।
वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो आप यहाँ ऐसे भी याद रख सकते हैं, पी से पेप्सिन एंजाइम होता है और पी से प्रोटीन होता है। तो पेप्सिन एंजाइम जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। तो म्यूकस क्या करता है कि ये जो हमारा स्टमक वॉल्स होता है तो वो तो एसिड से सेंसिटिव होता है, तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए म्यूकस एक काफी अच्छा रोल प्ले करता है और वो स्टमक वॉल्स को HCl के इफेक्ट से बचाता है। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द स्टमक। उसके बाद अगर आप देखो तो स्मॉल इंटेस्टाइन आता है। आप फिगर में देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन, तो उसका फंक्शन क्या होता है कि ये डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन दोनों में काफी हेल्पफुल होता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फीचर होता है ये हाईली क्वाइल्ड होता है। आप देखोगे तो इसमें क्वाइलिंग बहुत होती है, ठीक है, और इसका लेंथ ऑलमोस्ट 7.5 मीटर्स के लगभग में होता है। तो आप देखोगे ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है ये सिक्रीशन रिसीव करता है कहाँ से, लीवर से और पैनक्रियाज से। लीवर और पैनक्रियाज से ये सिक्रीशन रिसीव करता है। तो आप देखोगे स्मॉल इंटेस्टाइन में जो सिक्रीशंस आते हैं तो वो लीवर से आते हैं, पैनक्रियाज से आते हैं, और यहाँ पे इसका जो वॉल होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन का भी जो वॉल होता है वो सिक्रीट करता है आपका जूसेस, जो कि काफी हेल्पफुल होता है फूड के डाइजेशन और ऑब्जॉर्प्शन में। तो अगर हम लीवर को देखें तो लीवर जो होता है वो लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी बोला जाता है लीवर को। इट इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी। तो लीवर का एक स्पेशल फंक्शन ये है कि ये सिक्रीट करता है बाइल जूस। ओके, यही बाइल जूस जो होता है ग्रीनिश ग्रीनिश येलोइश बेस्ड होता है, जो कि गॉल ब्लाडर में स्टोर होता है। इस बाइल जूस का आखिर फीचर क्या होता है आप ये पूछोगे, तो बाइल जूस जो होता है वो फैट्स के डाइजेशन में काफी हेल्पफुल होता है। फैट्स डाइजेशन में ये काफी हेल्पफुल माना जाता है। तो इस बाइल जूस का एक और फंक्शन है, आप बोलोगे वो क्या है, तो वो ये है कि ये जो है एसिडिक फूड को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। एसिडिक को बेसिक मीडियम में कन्वर्ट करता है। और उसके बाद क्या होगा, ये बाइल जूस और क्या करेगा कि ये फैट को स्मॉल ग्लोब्यूल्स में ब्रेक करता है। तो उसके बाद आप देखो तो एक और ग्लैंड है काफी इंपॉर्टेंट, वो है पैनक्रियास। तो, तो अगर आप देखोगे तो पैनक्रियास क्या करता है कि वो पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट करता है। और वो जूस क्या करता है, पैनक्रियास के थ्रू जो पैनक्रियाटिक जूस निकलता है वो क्या करता है कि कार्बोहाइड्रेट को, फैट्स को और प्रोटीन्स को ब्रेक करता है। तो यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उन्हें ब्रेक करना है, जो फैट्स हैं उन्हें ब्रेक करना है, और जो प्रोटीन्स हैं उन्हें ब्रेक करना है। इनको कौन ब्रेक करने वाला है, इनको पैनक्रियाटिक जूस ब्रेक करने वाला है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होगा वो ब्रेक होगा सिंपलर सुगर्स में। ओके, फैट्स जो होता है वो ब्रेक होता है फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, और प्रोटीन्स जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं एमिनो एसिड्स में। तो यहाँ पे आप देखोगे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकलकर सामने आते हैं, जैसे कि जो पैनक्रियाटिक जूस होता है वो ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट्स, वो ब्रेक करता है कार्बोहाइड्रेट्स को सिंपल सुगर्स में, फैट्स को ब्रेक करता है वो फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में, और प्रोटीन्स को ब्रेक करता है सिंपल एमिनो एसिड्स में। मीन्स आप ये बोल सकते हैं एमिनो एसिड्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स। यहाँ से ये पॉइंट निकल के तो आता ही है। और साथ में तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये भी यहाँ पे बनेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं उनको सिंपल शुगर में कन्वर्ट करने के लिए जो इंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो कौन सा होता है, इसका नाम काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट को सिंपल शुगर में ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है अमाइलेज। ओके, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद आप देखो तो फैट्स को फैटी एसिड और ग्लाइसरोल में ब्रेक करने के लिए जो एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है लाइपेज। सिमिलरली प्रोटीन्स को जो अमीनो एसिड में ब्रेक करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है ट्रिप्सिन। तो ये पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो इन्हें ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो इसके बाद अगर आप देखोगे लार्ज इंटेस्टाइन को, तो ये भी एक काफी इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जिसके बारे में आप ये जान सकते हो कि ये वाइडर होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के मुकाबले ये ज्यादा चौड़ा होता है, और ये शॉर्टर होता है, शॉर्टर देन स्मॉल इंटेस्टाइन।
मीन्स इसका जो लेंथ होता है वो 1.5 मीटर ही होता है। तो ये काफी इंटरेस्टिंग फैक्ट है, आप याद रख सकते हैं। जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है वो लेंथ में स्मॉल इंटेस्टाइन से शॉर्टर होता है। तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये जो होता है वो एब्जॉर्ब करता है वाटर को और सॉल्ट्स को। वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन काम होता है इसका लार्ज इंटेस्टाइन का, जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं उनमें से। तो ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल से वाटर और सॉल्ट का एब्जॉर्प्शन करता है। और इसके बाद आप देखोगे जो रिमेनिंग वेस्ट मटेरियल होता है, और आप देखोगे रेक्टम के थ्रू वो सेमी सॉलिड फीसेस के फॉर्म में उनका इजेशन हो जाता है। तो आपने यहाँ देखा ये न्यूट्रिशन इन एनिमल्स के 5 स्टेप्स, जो इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। तो आप देखोगे बहुत सारे एनिमल्स में, जैसे आप ह्यूमन का ही एग्जांपल ले लो, ये जो ह्यूमंस होते हैं वो सेल्यूलोज को डाइजेस्ट नहीं कर सकते। सेल्यूलोज डाइजेशन इज नॉट पॉसिबल इन ह्यूमंस। जो कि ये रूमिनेंट्स होते हैं वो काफी इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं। तो इसके पीछे का लॉजिक अगर आपसे पूछा जाए तो आप ये जवाब दे सकते हो कि ये जो रूमिनेंट्स होते हैं, ये जो कैटल्स होते हैं, जो जुगाली करने वाले जानवर होते हैं, उनके स्टोमक में रूमेन पाया जाता है। तो रूमेन जो होता है एक पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको कि हम लोग कड बोलते हैं। ठीक है, रूमेन जो होता है पार्शियली डाइजेस्टेड फूड होता है जिसको कि हम लोग कड भी बोलते हैं। तो ये रूमिनेंट्स में जो सेलुलोज डाइजेशन की कैपेसिटी आ जाती है वो सर्टेन बैक्टीरिया के एक्शन से पॉसिबल हो पाता है। मतलब उनके कड पे सर्टेन बैक्टीरिया एक्ट करते हैं और उनके लिए सेलुलोज डाइजेशन काफी इजी हो जाता है। जो कि बहुत सारे एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस, उनमें सेलुलोज डाइजेशन जो होता है वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो अगर आप एग्जाम्पल देखो हॉर्सेस का या फिर रैबिट, इन सारे ऑर्गेनिजम्स का, तो इन सारे ऑर्गेनिजम्स में ओसोफेगस जो होता है, फूड पाइप होता है, उसको उसके नीचे आप देखोगे लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है। उनके फूड पाइप और स्मॉल इंटेस्टाइन के बीच में एक लार्ज सैक टाइप स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे कि सीकम बोला जाता है। तो इस सीकम में सर्टेन बैक्टीरिया एक्ट करते हैं ताकि सेलुलोज डाइजेशन उनके लिए काफी इजी हो जाए। तो ये जो सीकम, र्यूमन, कड, ये सारे टर्म्स हैं, उनसे आप फैमिलियर होने चाहिए। तो ये तो सारे न्यूट्रिशन इन एनिमल्स आप लोगों ने देखा। लेकिन आप अभी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म अमीबा को देख रहे थे, तो आपके मन में ये भी सवाल आ सकता है कि इस अमीबा में कैसे फूड का डाइजेशन होता होगा, न्यूट्रिशन उसे कैसे मिलता होगा। तो फूड, ये जो अमीबा होता है उसमें स्यूडोपोडिया जो होता है, इस स्यूडोपोडिया के मूवमेंट से अमीबा फूड पार्टिकल को इंगल्फ करता है। ठीक है, इस स्यूडोपोडिया के मूवमेंट से फूड पार्टिकल को इंगल्फ करने के बाद जो फूड वैक्यूल होता है उसमें डाइजेस्टिव जूसेस सीक्रेट होते हैं और तब जाके फूड का डाइजेशन हो पाता है। तो ये इस तरीके से अमीबा में फूड का डाइजेशन होता है। तो कभी कभी एमसीक्यू या ऑर्गन्स को उनके फंक्शन से मैच करने पूछ लिया जाता है। सैलिवरी ग्लैंड का फंक्शन क्या होता है? सलाइवा सिक्रीशन। स्टमक का फंक्शन क्या होता है? एसिड रिलीज करना, अभी हम लोगों ने देखा। लीवर का फंक्शन होता है बाइल जूस सीक्रेट करना। रेक्टम का फंक्शन होता है स्टोरेज ऑफ द अनडाइजेस्टेड फूड। स्मॉल इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है यहाँ पे डाइजेशन को कंप्लीट करना। और लार्ज इंटेस्टाइन का फंक्शन होता है एब्जॉर्ब करना वाटर को, सॉल्ट्स को, एटसेट्रा। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करने वाले हैं सर्कुलेटरी सिस्टम को। तो बात करें अगर हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम को सबसे पहले डिस्कवर किया था विलियम हार्वे ने। और ये कब डिस्कवर किया था इन्होंने डिस्कवर किया था 1628 में। तो सबसे पहले ब्लड होता क्या है? सो ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट करता है सब्सटेंसेस। कैसे सब्सटेंसेस? लाइक डाइजेस्टेड फूड। ठीक है, और उनको कहां से कहां तक ट्रांसपोर्ट करता है? ये ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन टू अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, ये स्मॉल इंटेस्टाइन से अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी में डाइजेस्टेड फूड को ट्रांसपोर्ट करता है। इसका और फंक्शन क्या है? इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। इट ऑल्सो ट्रांसपोर्ट्स द वेस्ट्स फॉर रिमूवल। ओके, ये जो वेस्ट होता है उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है ताकि रिमूव किया जा सके उसे हमारे बॉडी से।
अगर हम लोग ब्लड का कंपोनेंट देखते हैं तो वो दो कंपोनेंट्स का बना होता है। फर्स्ट कंपोनेंट होता है प्लाज्मा और सेकंड कंपोनेंट होता है ब्लड कॉर्पसल्स। तो प्लाज्मा में 90% वाटर होता है एंड उसके साथ 10% दूसरे प्रोडक्ट्स होते हैं। वहीं हम लोग बात करें ब्लड कॉर्पसल्स की तो इसमें आरबीसी होते हैं, डब्ल्यूबीसी होते हैं और प्लेटलेट्स होते हैं। आरबीसी, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स। तो यहाँ पे आपके मन में ये आएगा कि जो 10% अदर प्रोडक्ट्स होते हैं प्लाज्मा में वो क्या होते हैं, तो वो होते हैं प्रोटीन, ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। प्रोटीन, अदर सब्सटेंसेस एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इसे ध्यान रखना है। क्योंकि हम लोग अभी ब्लड के बारे में बात कर रहे हैं तो ब्लड के कंपोनेंट्स को भी देख लेना भी सही रहेगा। तो ब्लड का कंपोनेंट होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो सबसे पहले चलिए आरबीसी को देखते हैं। यहाँ आरबीसी मतलब होता है रेड ब्लड सेल्स। ओके, और ये जो रेड ब्लड सेल्स होता है इसमें रेड पिगमेंट होता है जिसको कि हम लोग बोलते हैं हीमोग्लोबिन। ये जो हीमोग्लोबिन होता है यही ब्लड को रेड बनाता है। ओके, सो दिस हीमोग्लोबिन मेक्स द कलर ऑफ द ब्लड रेड। और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट आरबीसी का यही है कि इसमें न्यूक्लियस नहीं होता है। आप देख सकते हो कि जो आरबीसी होता है उसका शेप कुछ इस तरीके का होता है, मतलब कि बाइकनकेव डिस्क की तरह होता है। और यहाँ पे एक नॉर्मल एवरेज लाइफ स्पैन पूछा जाए किसी भी आरबीसी का तो वो अप्रॉक्स 120 डेज के अराउंड होता है। ठीक है, और इस टर्म में आप हीमोग्लोबिन में देखेंगे तो हीम मतलब होता है आयरन और ग्लोबिन मतलब होता है प्रोटीन। मतलब ये दोनों कंपोनेंट्स मिलके हीमोग्लोबिन को फॉर्म करता है। और हीमोग्लोबिन का खासियत ये है कि दिस हीमोग्लोबिन बाइंड्स विद ऑक्सीजन एंड दिस ट्रांसपोर्ट्स द ऑक्सीजन टू द ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सो दिस इज द फंक्शन ऑफ द हीमोग्लोबिन। और आपके शरीर में जब आरबीसी का काउंट कम हो जाता है तो वो केस ही एनीमिया कहलाता है। सो एक इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये भी नोट कर सकते हैं कि जो हमारे एनवायरमेंट में कार्बन मोनोऑक्साइड आता है, एक पॉल्यूटेंट है जो, तो कार्बन मोनोऑक्साइड से हीमोग्लोबिन के बाइंड करने की कैपेसिटी बहुत ही अधिक होती है। और वो जब कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है तो एक नया कंपाउंड बनता है कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इस कंपाउंड की वजह से जो होता है ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हमारे ब्लड की वो काफी कम हो जाती है और कुछ केसेस में ये डेथ की ओर भी ले जाती है। तो इससे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर सकते हैं कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारे लिए, हमारे ब्लड के लिए काफी डेंजरस है और ये हमारे ब्लड की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को काफी हद तक रिड्यूस करने में सक्षम है। तो अब चलिए हम लोग देखते हैं डब्ल्यूबीसी के बारे में। सो दिस इज डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स। तो व्हाइट ब्लड सेल्स जो होता है वो फाइट करता है जर्म्स के अगेंस्ट जो कि हमारे बॉडी में इंटर कर सकता है। फाइट्स अगेंस्ट जर्म दैट इंटर्स आवर बॉडी। और डब्ल्यूबीसी के साइज की बात करें तो इसका साइज जो होता है वो बड़ा होता है आरबीसी के मुकाबले। और यहाँ पे आप ये पूछोगे कि डब्ल्यूबीसी में न्यूक्लियस होता है कि नहीं, यहाँ न्यूक्लियाई होता है। यहाँ नो डाउट न्यूक्लियाई होता ही होता है। और ये जो डब्ल्यूबीसी है जो कि रेड बोन मैरो और लिम्फ ग्लैंड्स में बनता है उसका एवरेज लाइफ स्पैन 2 to 6 डेज का माना जाता है। और ये डब्ल्यूबीसी जर्म्स के अगेंस्ट प्रोटेक्ट कैसे करते हैं, तो ये बैक्टीरिया को इनगल्फ कर जाते हैं और डिफेंड करते हैं इन्फेक्शन के अगेंस्ट। लेकिन ये जो डब्ल्यूबीसी नॉर्मल से ज्यादा, मतलब 5000 to 8000 पर mm3, ये है नॉर्मल क्वांटिटी ऑफ डब्ल्यूबीसी। अगर इससे ज्यादा इंक्रीज करती है क्वांटिटी डब्ल्यूबीसी की तो वो कंडीशन कही जाती है ल्यूकेमिया। और इस ल्यूकेमिया की वजह से ब्लड कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं ब्लड प्लेटलेट्स को। तो दिस इज प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स मेनली होते हैं क्लॉट फॉर्मेशन के लिए। दिस प्लेटलेट्स आर मेनली फॉर द क्लॉट फॉर्मेशन। और ये जो प्लेटलेट्स होते हैं ये आरबीसी से बहुत बहुत स्मॉल होते हैं, मच स्मॉलर देन आरबीसी। प्लेटलेट्स का नॉर्मल काउंट होता है 1.5 लाख
to 4 lakh per mm3। बट आपने डेंगू या चिकनगुनिया का नाम सुना होगा, उस समय में प्लेटलेट्स का काउंट काफी रैपिडली घट जाता है। सो इस प्लेटलेट्स को आप थ्रोम्बोसाइट्स के नाम से भी जान सकते हैं, और WBC को ल्यूकोसाइट्स एंड RBC को एरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो आप यहाँ पे अब देख सकते हो सेक्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट। तो सबसे पहले आप ये पॉइंट नोट कर सकते हैं कि ऑल अराउंड द हार्ट देयर इज अ मेम्ब्रेन कॉल्ड द पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और उस पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के चारों तरफ पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा होता है जो कि हार्ट को प्रोटेक्ट करता है किसी भी शॉक से। ठीक है, सो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन इसके हार्ट के किनारे किनारे होता है और वो पेरिकार्डियल फ्लूइड से भरा होता है। तो ये तो पहला पॉइंट। और आप देखोगे तो इस हार्ट में 2 ब्लड वेसल्स होते हैं, आर्टरीज एंड वेन्स। आर्टरीज जो होते हैं वो ऑक्सीजन रिच ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम द हार्ट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी, और जो वेन्स होते हैं वो CO2 रिच ब्लड कैरी करते हैं फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी बैक टू हार्ट। तो जो हमारा हार्ट होता है वो 4 चैम्बर्स में डिवाइडेड होता है। 2 अपर एट्रिया होते हैं यहाँ पे एंड 2 लोअर वेंट्रिकल्स होते हैं यहाँ पे, और ये जो चैम्बर्स होते हैं वो सेपरेटेड होते हैं सो एज द ब्लड डू नॉट गेट मिक्स्ड। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होगे कि दिस हार्ट इज अ 4 चैम्बर्ड ऑर्गन। यहाँ पे 4 चैम्बर्स हैं, ठीक है, जहां पे 2 अपर चैम्बर्स ऑरिकल कहलाते हैं और 2 लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स कहलाते हैं। तो राइट ऑरिकल जो होता है वो ब्लड ऑब्टेन करता है वेना कावा से। दिस राइट एट्रियम obtains the blood from vena cava and the left auricle gets it through the pulmonary valve, and this left one gets from the pulmonary veins. The blood through the auricle reaches in the ventricle by the small holes on which the valves are attached. So between the right auricle and right ventricle there exists a valve called tricuspid valve. Here this is the tricuspid valve, and between the left auricle and left ventricle there is a valve called bicuspid valve. So this is the bicuspid valve. The valve prevents the flow of blood in the opposite direction. ये valve जो भी होते हैं यहाँ पे वो opposite direction में blood को flow करने से prevent करते हैं. So through the right ventricle the blood goes to the lungs by the pulmonary artery. Okay. While through the left ventricle the blood is brought to the various human organs by the aorta. These are the lungs, here it is artery, and here this is vein. So in this whole circulation system the highest pressure is at this point, whereas this is the low pressure point, also this is the lowest pressure point, and this is the high pressure point. यहाँ पे आप देखोगे तो ये है पल्मोनरी वेन, और यहाँ पे ये है पल्मोनरी आर्टरी। ये पल्मोनरी आर्टरी जो है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, और यहाँ पे पल्मोनरी वेन जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। तो ये पूरे सर्कुलेशन का डायग्राम था जिसे ध्यान में रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इस सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद आप एक ये पॉइंट भी नोट कर सकते हो कि जो किडनी की ब्लड कैपिलरीज होती हैं वो फिल्टर करती हैं ब्लड के वेस्ट्स को। तो ब्लड का जो वेस्ट होता है वो फिल्टर किया जाता है ब्लड कैपिलरी ऑफ किडनी के द्वारा, और जो वेस्ट डिजॉल्व होता है वाटर में वो रिमूव हो जाता है एज अ यूरिन। जैसे यूरिन में 95% वाटर होता है, 2.5% यूरिया होता है और 2.5% अदर वेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे आप एक पॉइंट ये भी नोट कर सकते हैं कि अगर किडनी फेल हो जाता है तो डायलिसिस किया जाता है या फिर किडनी का रिप्लेसमेंट होता है सर्वाइवल के लिए। सो किडनी भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ब्लड के फिल्ट्रेशन के लिए। नाउ लेट अस स्टार्ट द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में सबसे पहले हम लोग स्टिमुली को समझते हैं। स्टिमुली क्या होता है? तो ये चेंजेस इन द एनवायरनमेंट होते हैं जिसके रिस्पॉन्स में जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, तो स्टिमुली को ही हम लोग सेंस करते हैं सेंसरी ऑर्गन्स के द्वारा। सेंस क्या क्या चीज कर सकते हैं हम लोग? वो हियरिंग, साइट, टेस्ट, टच, स्मेल, ये सारी चीजों को हम लोग सेंस कर सकते हैं। तो हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं? तो हमारे सेंसिंग ऑर्गन्स में आईज होते हैं,
ईयर्स होते हैं, माउथ होते हैं, नोज और स्किन। आईज, ईयर्स, माउथ, नोज, स्किन, ये सब हमारे सेंसरी ऑर्गन्स हैं। तो ये तो क्लियर है हमें कि नर्वस सिस्टम जो होता है वही सारे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे ह्यूमन बॉडी में। लेकिन अगर हम लोग प्लांट सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो रिस्पॉन्सिबल होता है हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स क्या होता है? एक बायोकेमिकल कैटलिस्ट होता है, और वो प्लांट हार्मोन की अगर बात करें हम लोग तो उसको हम लोग फाइटो हार्मोन्स भी बोलते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स ऑफ फाइटो हार्मोन्स हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि एक आपके सामने होता है ऑक्सीन्स, एक होता है गिबरेलिन्स, एक होता है साइटोकाइनिन्स, और एक होता है एब्सिसिक एसिड। तो इन सारे हार्मोन्स के फंक्शंस भी आपको पता होना चाहिए। जो ऑक्सीन्स होता है वो सेल का इनलार्जमेंट प्रमोट करता है, ठीक है, और सेल का डिफरेंशिएशन भी प्रमोट करता है, और ये फ्रूट का ग्रोथ भी प्रमोट करता है। ओके, सो ये है ऑक्सीन्स का फंक्शन। उसके बाद आप देखो तो ये गिबरेलिन्स का फंक्शन क्या होता है? तो ये सीड्स का जो डोरमेंसी होता है उसे ब्रेक करने में काफी हेल्पफुल है ये, और फ्रूट के ग्रोथ को ये भी प्रमोट करता है, ठीक है। और इसके बाद जो साइटोकाइनिन्स है ये सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। ओके, और स्टोमेटा का जो ओपनिंग होता है वो साइटोकाइनिन्स ही प्रमोट करता है। फ्रूट ग्रोथ और डिले इन एजिंग ऑफ द लीव्स, ये सारे भी साइटोकाइनिन्स के द्वारा ही प्रमोट किया जाता है। उसके बाद आप देखो तो ये जो एब्सिसिक एसिड है ये सीड्स और बर्ड्स में डोरमेंसी को प्रमोट करता है, ठीक है, और ये क्लोजिंग ऑफ द स्टोमाटा को प्रमोट करता है। इसके अलावा ये विल्टिंग एंड फॉलिंग ऑफ लीव्स में भी इसका अच्छा कंट्रीब्यूशन माना जाता है। और प्लांट से रिलेटेड एक और कॉन्सेप्ट काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जो कि प्लांट के मूवमेंट का। वैसे लेमन टर्म्स में आप सोचो तो प्लांट तो मूव करती नहीं है, लेकिन प्लांट के सेंस में, प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में मूवमेंट भी पॉसिबल होता है। तो वो कैसा मूवमेंट हो सकता है? वो या तो ट्रॉपिक मूवमेंट हो सकता है या फिर नास्टिक मूवमेंट हो सकता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट या ट्रॉपिज्म वो होता है जो कि प्लांट का डायरेक्शनल मूवमेंट होता है काउज्ड बाय इट्स ग्रोथ। प्लांट के ग्रोथ की वजह से जो मूवमेंट होता है वो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, जिसे हम लोग ट्रॉपिज्म बोलते हैं। तो ये अगर स्टेम का ग्रोथ होता है तो उसे हम लोग पॉजिटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं, और अगर रूट्स का ग्रोथ होता है तो उसे हम लोग निगेटिव ट्रॉपिज्म बोलते हैं। और वही बात करें अगर हम लोग नास्टिक मूवमेंट की, तो नास्टिक मूवमेंट जो होता है एक नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो ट्रॉपिक मूवमेंट के अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं। अगर जो प्लांट का मूवमेंट है वो लाइट के रिस्पॉन्स में है तो वो फोटोट्रॉपिज्म होता है। अगर ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में है तो वो जियोट्रॉपिज्म हो जाता है। केमिकल के रिस्पॉन्स से अगर हो वो मूवमेंट तो केमोट्रॉपिज्म, वाटर के रिस्पॉन्स से हो तो हाइड्रोट्रॉपिज्म, और इन रिस्पॉन्स टू टच, टच के रिस्पॉन्स में होता है वो मूवमेंट तो वो थिग्मोट्रॉपिज्म बोलते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो नास्टिक मूवमेंट होता है उसमें एक काफी इंपॉर्टेंट टर्म होता है थिग्मोनास्टी। तो थिग्मोनास्टी का एक एग्जाम्पल होता है टच मी नॉट प्लांट। जो थिग्मोनास्टी होता है वो रिप्रेजेंट करता है नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो इस टच मी नॉट प्लांट का जो लीव्स होता है वो फोल्डेड हो जाता है बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द पैड लाइक स्वेलिंग्स ऑफ द लीफ बेस। और वो जो पैड लाइक स्वेलिंग होता है लीव्स में उसे बोला जाता है पल्विनी। ओके, so this was about the plants, and now let us see about the nervous system. So nervous system is a complex network of nerves and cells that carry the messages to and from the brain and spinal cord to the various body parts. So nervous system में basic organs आप मान सकते हैं रिसेप्टर, और एक होता है इफेक्टर। तो रिसेप्टर के केस में क्या होता है कि जो सेल होते हैं सेंस ऑर्गन्स में
वो रिसीव करते हैं पार्टिकुलर टाइप ऑफ स्टिमुलस लाइक लाइट, स्मेल, टच, साउंड एटसेट्रा। तो वो रिसेप्टर का केस कहा जाता है। और जो इफेक्टर होता है वो रिस्पॉन्ड कर सकता है स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में, और इफेक्टर जो होता है वो स्टिमुलस पर रिस्पॉन्ड कर सकता है अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शंस सेंट फ्रॉम द नर्वस सिस्टम। सब रिसेप्टर वेरियस टाइप्स के हो सकते हैं, जैसे फोटो रिसेप्टर जो कि लाइट को डिटेक्ट करता है, एग्जांपल आई। आप देख सकते हो एक फोनो रिसेप्टर होता है जो साउंड को डिटेक्ट करता है, मतलब इनर पार्ट ऑफ द ईयर। आप देखो तो एक गस्टेटरी रिसेप्टर होता है जो कि टेस्ट को डिटेक्ट करता है, लाइक टंग। उसके बाद एक थर्मो रिसेप्टर होता है जो कि हीट को डिटेक्ट करता है, कोल्ड को डिटेक्ट करता है, जैसा कि स्किन। और उसके बाद एक ओल्फैक्टरी रिसेप्टर भी होता है जो कि स्मेल को डिटेक्ट करता है, और ये नोज में होता है। तो बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम अगर आप देखो तो ये है हमारा बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, जिसमें ये पार्ट सेल बॉडी कहलाता है, और ये जो है एक्सॉन कहलाता है। यहाँ पे एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है ये, और आप देखो तो ये नर्व का एंडिंग है, और इसे डेंड्राइट्स बोलते हैं। और इस बॉडी के सेल में न्यूक्लियस देखा जाता है। तो ये एक नर्व सेल या न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है जो कि इंफॉर्मेशन को कंडक्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। ये जो न्यूरॉन है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। ओके, तो आप अगर डिटेल में जाओ तो इस न्यूरॉन के भी टाइप्स होते हैं। एक सेंसरी न्यूरॉन होता है, एक मोटर न्यूरॉन होता है, और एक रिले न्यूरॉन होता है। तो ये जो सेंसरी न्यूरॉन होता है वो ट्रांसमिट करता है इंपल्स को फ्रॉम द सेंसरी सेल टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। और ये जो मोटर न्यूरॉन होता है वो ट्रांसमिट करता है इंपल्स को फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम टू मसल सेल। और ये जो रिले न्यूरॉन होता है वो लिंक का काम करता है बिटवीन द सेंसरी न्यूरॉन एंड द मोटर न्यूरॉन। और ये रिले सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही पाया जाता है। तो ये आपको जानना जरूरी है कि जो नर्वस सिस्टम होता है, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो तो सिंपली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कंसिस्ट करता है, लेकिन जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें सारे नर्व्स जो होते हैं बॉडी के वो पाए जाते हैं। ऑल नर्व्स ऑफ द बॉडी इज फाउंड इन द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। आप देखोगे अगर तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का टाइप्स भी होता है। वो टाइप्स क्या क्या होते हैं? एक होता है वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम, और एक होता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। तो वॉल्यूंटरी नर्वस सिस्टम जो है वो वर्क करता है अंडर द वॉल्यूंटरी कंट्रोल ऑफ द ब्रेन, और जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है वो वर्क करता है ऑटोमेटिकली एंड दैट इज नॉट इन द कंट्रोल ऑफ द ब्रेन। सो ऑटोनोमिक नर्व सिस्टम का जो एग्जांपल होता है वो आप रिफ्लेक्स एक्शन देखते हो, जैसे ही आप किसी हॉट प्लेट या गर्म ऑब्जेक्ट पे हाथ रखते हो तो आप अचानक से खुद से अपने हाथों को खींच लेते हो, तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का रिस्पॉन्स है। और जो वॉलंटरी नर्वस सिस्टम का एग्जाम्पल है वो जैसे आपके बॉडी पे मॉस्किटो आया तो आप उस पर अपने ब्रेन के द्वारा रिसीव्ड रिस्पॉन्स के अनुरूप काम करते हो। तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंड ये जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है वो क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व से बना होता है। और सेंट्रल नर्वस सिस्टम का एक मेन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, एक मेन इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट होता है ब्रेन। तो इस ब्रेन को भी हम लोग देख लेते हैं। तो ये जो ब्रेन होता है वो लोकेटेड होता है स्कल के अंदर, इनसाइड स्कल, जिसे हम क्रेनियम भी बोलते हैं। और इस ब्रेन का 3 मेजर कंपोनेंट्स होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो फोर ब्रेन जो होता है वो मेन थिंकिंग पार्ट ऑफ द ब्रेन होता है, और इस फोर ब्रेन में जो भी वॉलंटरी एक्शंस होते हैं वो कंट्रोल किए जाते हैं बाय सेरेब्रम। द वॉलंटरी एक्शंस ऑफ द फोर ब्रेन आर कंट्रोल्ड बाय द सेरेब्रम। ओके, और उसके बाद अगर बात करें हम लोग मिड ब्रेन की, तो मिड ब्रेन जो होता है वो कंट्रोल करता है रिफ्लेक्स मूवमेंट ऑफ द हेड, नेक एंड ट्रंक। जो रिफ्लेक्स मूवमेंट होता है हेड का, नेक का और ट्रंक का, ये कंट्रोल किया जाता है मिड ब्रेन के द्वारा।
और यही मिड ब्रेन जो होता है वो आई मसल्स का रिफ्लेक्स मूवमेंट कंट्रोल करता है। और यही जो है वो पिपुल का साइज, जो पुतलियों की साइज बदलती है, उसका कंट्रोलर यही मिड ब्रेन है। और जो आई लेंस का शेप चेंज होते रहता है उसका भी कंट्रोलर यही मिड ब्रेन है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें हिंड ब्रेन की, तो हिंड ब्रेन में 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है पोन्स, एक होता है सेरेबेलम, और एक होता है मेडुला। तो पोन्स जो होता है वो रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है, और सेरेबेलम जो है वो बॉडी के बैलेंस को बनाए रखने में, और मेडुला जो है वेरियस इनवॉल्यूंटरी एक्शंस को कंट्रोल करता है, जैसे कि हार्ट बीट, ब्रीदिंग, ब्लड प्रेशर, सलाइवा सिक्रीशन, वॉमिटिंग, इन सारी चीजों को ये मेडुला कंट्रोल करता है। तो ये तो था ब्रेन के बारे में। और सीएनएस का एक और इंपॉर्टेंट कंपोनेंट था स्पाइनल कॉर्ड, जो कि एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है फ्रॉम द मेडुला टू डाउनवर्ड्स। मेडुला से लेके डाउनवर्ड्स तक एक सिलिंड्रिकल स्ट्रक्चर होता है, और ये इंक्लोज होता है एक बोनी केज से, और इससे 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं। 31 पेयर ऑफ नर्व्स अराइज होते हैं हमारे स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, तो ये था सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में। नाउ लेट अस स्टार्ट अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में वेरियस ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, और एलगी होते हैं। तो इनसे होने वाले जो डिजीज होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो आइए एक नजर उन पर भी डाल लेते हैं। जैसे आपके पास मलेरिया होता है, तो इससे रिलेटेड एक बेसिक नॉलेज आप नोट कर सकते हैं। किस एजेंट, किस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा काउज होता है, तो वो होता है प्रोटोजोआ के द्वारा। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन जो होता है वो किस ऑर्गेनिज्म के थ्रू, तो वो होता है मॉस्किटो के थ्रू। तो ये पॉइंट आपको कंफ्यूज कर सकता है, सो ये इंपॉर्टेंट है। मलेरिया जो होता है वो प्रोटोजोआ की वजह से होता है। और वैसे ही आप अगर देखोगे तो ट्यूबरक्यूलोसिस या फिर टाइफाइड या फिर कॉलेरा, ये सारे किसके वजह से होते हैं, तो ये होते हैं बैक्टीरिया की वजह से। और इनका फैलाव होता है एयर से, टाइफाइड का होता है वाटर से, और कॉलेरा का वाटर या फिर फूड से। वैसे ही आप अगर देखोगे तो जो मीजल्स होते हैं या फिर चिकन पॉक्स या फिर पोलियो या फिर हेपेटाइटिस, ये सारे जो होते हैं वो वायरसेस की वजह से होते हैं। और मीजल्स का ट्रांसमिशन मीडियम है एयर, इसका है एयर या फिर कांटेक्ट, इसका है एयर या फिर वाटर, और इसका है हेपेटाइटिस का वाटर। उसके बाद आपके लिए प्लांट वाले डिजीजेस भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, जैसे कि एक होता है साइट्रस कैंकर, ये बैक्टीरिया की वजह से होता है। एक होता है रस्ट ऑफ व्हीट, ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो ये फंजाई की वजह से होता है। और ये एक होता है येलो वेन मोजेक, जो कि भिंडी में होता है, जिसे ओकरा भी बोलते हैं। तो ये होता है वायरस की वजह से, और इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन एयर है, इसका है एयर या फिर सीड्स, और इसका इंसेक्ट्स के थ्रू होता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद हम लोग देखने वाले हैं डिफिशियंसी डिजीजेस और विटामिन के बारे में। तो विटामिन कौन कौन से होते हैं हमारे पास, विटामिन होते हैं ए, बी, सी, डी, ई और के। इसमें आपके लिए ये याद रखना इंपॉर्टेंट होता है कि कौन से विटामिन वाटर सोल्यूबल होते हैं और कौन से विटामिन फैट सोल्यूबल होते हैं। विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ए एंड विटामिन के,
ये चारों फैट सॉल्युबल होते हैं। और वहीं बात करें जो बचे हुए हो गए, वो होते हैं वाटर सॉल्युबल। बी और सी यहाँ पे वाटर सॉल्युबल विटामिन हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले विटामिन ए के बारे में हम लोग जान लेते हैं। विटामिन ए जो होता है, इसका साइंटिफिक नेम जो होता है वो होता है रेटिनॉल, और इसके डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है, या फिर एक ड्राई आइज की भी प्रॉब्लम हो जाती है विटामिन ए की कमी से, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जीरोफ्थैल्मिया। उसके बाद हम लोग देखें विटामिन बी को। तो विटामिन बी के बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, B1, B2, B3। उसके बाद B4 नहीं होता है, B5, B6, B7। उसके बाद B8 नहीं होता है, B9, और उसके बाद B10 नहीं होता है, B11 नहीं होता है, B12 होता है। तो ये सारे कंपोनेंट्स है विटामिन बी के। विटामिन B1, विटामिन B2, सॉरी ये है विटामिन B3, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 एंड विटामिन B12। विटामिन B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमीन। विटामिन B2 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है रिबोफ्लेविन। विटामिन B3 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है नियासिन। विटामिन B5 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पैंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है पायरिडॉक्सिन। विटामिन B7 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है बायोटीन। विटामिन B9 का जो केमिकल नेम होता है उसे फॉलिक एसिड बोलते हैं, जिसे कि फोलेट या फोलेसिन भी बोला जाता है। और जो विटामिन B12 होता है उसका केमिकल नेम साइनोकोबालामी बोला जाता है। ठीक है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। विटामिन B2 की कमी से डर्माटिटिस होता है। ये डर्माटिटिस आंखों के सूज जाने की बीमारी होती है। और केलोसिस, रेडनेस ऑफ आईज, ये सारे भी B2 की कमी की वजह से हो सकते हैं। विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा होता है। विटामिन B5 की कमी से ग्रे हेयर और मेंटल डिसऑर्डर होने के चांसेस होते हैं। विटामिन B6 की कमी से एनीमिया और स्किन डिजीज होने के चांसेस होते हैं। और विटामिन B7 की कमी काफी रेयर मानी जाती है। विटामिन B9 जो होता है उसकी कमी से एनीमिया और बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं। और विटामिन B12 की कमी से एनीमिया एंड माल फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम हो सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग विटामिन सी। विटामिन सी का केमिकल नेम जो है वो है एस्कॉर्बिक एसिड, और इसकी कमी से स्कर्वी होता है। विटामिन सी की कमी से स्वेलिंग ऑफ गम्स और ब्लीडिंग ऑफ गम्स भी हो सकता है। नाउ विटामिन डी, इसका केमिकल नेम होता है कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स, या फिर इसकी कमी से ऑस्टियोमैलेशिया भी हो सकता है एडल्ट्स में। मतलब ये बोन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होते हैं। उसके बाद विटामिन ई। विटामिन ई का केमिकल नेम है टोकोफिरॉल, तो इसकी कमी से लो रिप्रोडक्शन कैपेबिलिटी हो जाती है। लास्टली है विटामिन के। विटामिन के का केमिकल नेम जो है वो है फाइलोक्विनोन, तो इसके कमी से ब्लड क्लॉटिंग में डिलेज आने लगती है, जिसकी वजह से हैमरेज का खतरा बनना स्टार्ट हो जाता है। तो इन विटामिन के बारे में एक फैक्ट आप ये याद रख सकते हो, इन विटामिन को डिस्कवर किया गया था सी फंक के द्वारा 1912 में। सो आज के सेशन में हम लोगों ने बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को काफी तेजी में कवर किया है। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।